Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy. So children, today I am going to discuss with you meaning and explanation of some important political terms from the book Contemporary World Politics. This is part of my examination practice series. India since independence की जो political terms हैं उनसे related मैं video already upload कर चुकी हूँ और बाकी भी कुछ videos हैं जो examination practice से related हैं जिनके links मैंने description box में भी share किए हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो. एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे सारे वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहे. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास ऑन एक्सप्लेनेशन और मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टर्म्स. सो द फर्स्ट वन इज व्हाट इज कोल्ड वॉर. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है. ये कोल्ड वॉर एक इस तरीके का टेंस रिलेशनशिप था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में और जो उनके एलाइज थे, वो वाली जो कंट्रीज थी जो उनको सपोर्ट करती थी, उनके बीच में. एंड दिस ऑल स्टार्टेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. कोल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो वो इसलिए पैदा हुई इस तरीके की सिचुएशन क्योंकि दो तरीके की आइडियोलॉजी थी उस वक्त जो वर्ल्ड लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो की जा रही थी और उन दोनों आइडियोलॉजी के बीच में यू कैन से देयर वाज अ काइंड ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ऑन द सेंस दैट विच आइडियोलॉजी वाज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट टू गवर्न द कंट्रीज, चाहे आप पॉलिटिकली टर्म्स में बात करो या इकोनॉमिकली बात करो. सो कोल्ड वॉर वाज द टेंस रिलेशनशिप बिटवीन द यूएस एंड द यूएसएसआर एंड देयर एलीज व्हिच emerged after the second world war. Second is what is meant by unipolarity and bipolarity. So ये रिलेटेड है हम जब वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं पावर कॉन्सेंट्रेशन की. सो यूनिपोलैरिटी मीन्स द इमर्जेंस ऑफ ओनली वन पावर. दैट इज द एग्जांपल यू कैन गिव दैट द यूएसए आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. एंड बाइपोलैरिटी मीन्स द इमर्जेंस ऑफ टू मिलिट्री अलायंसेस हेडेड बाय टू सुपर पावर्स, फॉर एग्जांपल यूएसएसआर एंड यूएसए. सो यूनिपोलैरिटी में देयर इज ओनली वन center of power you can say, and bipolarity mein there are two superpowers which you can say influence or try to influence world politics. What is meant by arenas of Cold War? So arenas were the areas where the Cold War driven crisis took place. क्या हुआ था कि ये जो कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी उसकी वजह से वर्ल्ड में कुछ ऐसे रीजन्स थे जहां पे ये दोनों जो सुपर पावर्स थी वो इन्वॉल्व हो गई थी और किसी भी कारण की वजह से आप कह सकते हो या तो आइडियोलॉजिकल सुप्रीमेसी शो करने के लिए या उस कंट्री के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को अपने हिसाब से गवर्न करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए. तो ये वो एरियाज थे जहां पे ये दोनों जो सुपर पावर्स थी यूएसए और यूएसएसआर वो एक तरीके की डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन में थी. जैसे कि कोरिया में क्राइसिस हुआ 1950-53 में, बर्लिन है एग्जाम्पल 58 और 62, जर्मनी जो डिवाइड हो गई थी ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में उस वक्त. कॉन्गो क्राइसिस हुआ, तो यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल आपको दिए हैं. What is meant by non-alignment? So non-alignment simply denotes a foreign policy which opposes Cold War alliances and aggressive power politics and which stands for independence in foreign relations. So non-alignment एक इस तरीके की पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है ये, कि जिसमें जो उस वक्त कोल्ड वॉर सिचुएशन थी तो जो कंट्रीज थी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी और इसकी शुरुआत जैसे हुई इंडिया से हम बोले तो यहाँ पे इसका मेन पर्पस ये था कि किसी भी तरीके के अलायंस का पार्ट ना बनना और किसी भी तरीके के एग्रेसिव पावर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना होना. दिस वाज कॉल्ड एज नॉन अलाइनमेंट. द बैलेंस ऑफ पावर. द बैलेंस ऑफ पावर इज एन इक्वलाइजेशन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स. मतलब पावर को इक्वलाइज करना, बराबर करना. क्या होता है कि जब भी कोई कंट्री इंटरनेशनल लेवल पे देखती है अपने आसपास तो बहुत सारी कंट्रीज होती हैं जो उससे पावरफुल होती हैं या स्ट्रांग होती हैं, बड़ी होती हैं और इस तरीके से उस कंट्री को ये अंदाजा मिलता है कि किस कंट्री से उसको फ्यूचर में थ्रेट आ सकता है. तो यहाँ पे जो कंट्रीज होती हैं वो अलायंस बिल्डिंग करती हैं ताकि वो अपने आप को स्ट्रांग बना सकें. सो दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ पावर. व्हाट इज मेंट बाय लॉजिक ऑफ डेटरेंस? The logic of deterrence means when both sides have the capacity to respond against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate war. क्या हुआ था जैसे कोल्ड वॉर की जब सिचुएशन हुई थी तो दोनों की दोनों जो सुपर पावर्स थी वो इस तरीके से इस पोजीशन में थी कि वो एक दूसरे के खिलाफ अगर डायरेक्ट अटैक भी होता तो उसको वो फेस कर सकती थी, कैपेसिटी थी दोनों के अंदर. लेकिन क्योंकि इससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज हो सकती थी वर्ल्ड लेवल पे तो वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, तो वो अपने आप को रोक के रखती थी. मतलब ये एक पॉलिसी ऑफ डेटरेंस यहाँ पे
फॉलो की जाती थी और दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्ट करती थी कि दोनों ही रैशनली बिहेव करें और रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें वर्ल्ड लेवल पे। What is meant of shock therapy? So the dissolution of the USSR was correlated with the downfall of communism in the countries which were members of the socialist bloc. जो कंट्रीज यूएसएसआर का पार्ट थी और वर्ल्ड लेवल पे भी कुछ और कंट्रीज थी जो कम्युनिज्म फॉलो करती थी, तो जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो जो मेंबर स्टेट्स थी इस सोशलिस्ट ब्लॉक की, वहां पे भी डिसइंटीग्रेशन हुआ या आप कह सकते हो कम्युनिज्म वहां पे खत्म हुआ। और ये जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज थी उन्होंने एक पूरा का पूरा चेंज किया अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ। ये जो मॉडल ऑफ ट्रांजिशन था दैट वाज कॉल्ड एज शॉक थेरेपी एंड इट वाज फैसिलिटेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पे कंटेंट ज्यादा डाल दिया है क्योंकि अगर 2 मार्क्स में आता है तो आपको थोड़ा ज्यादा लिखना होता है, लेकिन हाँ अगर 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव टाइप में एमसीक्यू में आता है तो उसमें तो आपको एक 1 लाइनर मीनिंग दिया होगा, तो आप इसमें से कोई भी मीनिंग रिलेट कर सकते हो। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू शॉक थेरेपी इज नॉट करेक्ट। अब इसी में से अगर मान लो वहां पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और एक गलत है तो आप आराम से कर सकते हो। What is meant by an egalitarian society? Egalitarian society is the society which is based on the principles of equality. What was the Soviet system? Soviet system क्या था? So Soviet system was the system which was practiced in erstwhile Soviet Union, which gave primacy to the state and the institution of parties. So Soviet Union में ये जो system practice किया जाता था जिसमें state को main primary importance दी जाती थी और सारा का सारा जो infrastructure था, resources थे, वो state own करती थी और इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत यूनियन की उसको यहाँ पे सुप्रीम इंपॉर्टेंस दी जाती थी। व्हाट डू द टर्म्स ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रॉइका सिग्निफाई? ये वो 2 टर्म्स हैं जो मिखेल गोर्बाचेव से रिलेटेड हैं जिन्होंने ये इनिशिएट किए थे रिफॉर्म्स। ग्लासनोस्ट का मतलब है ओपननेस इन द पॉलिटिकल सिस्टम और पेरेस्ट्रॉइका का मतलब है रीस्ट्रक्चरिंग द इकोनॉमी की जो उस वक्त वहां पे इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो हो रहा था उसको रीस्ट्रक्चर करना एज पर द requirement of that time. What was the Marshall Plan? Marshall Plan was a plan under Mr. George C. Marshall. He was a US secretary. America extended huge financial help for reviving Europe's economy. ये उस टाइम की बात थी जब यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफी सेटबैक हुआ था यूरोपियन इकोनॉमी को। सो अमेरिका ने ये एक प्लान इंट्रोड्यूस किया था जिससे उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की थी यूरोप की कंट्रीज को इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए। What is meant by ASEAN Way? It is a kind of interaction which is informal, unofficial, non-confrontationist and cooperative. ये ASEAN वाले चैप्टर से रिलेटेड है। तो जो ASEAN मेंबर स्टेट्स थी वो इस तरीके का रिलेशन आपस में फॉलो कर रही थी एंड दिस वाज कॉल्ड एज ASEAN वे, जिसमें वो आपस में इंटरेक्शन कर रही थी जो इनफॉर्मल थी, अनऑफिशियल थी और नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट थी, मतलब किसी भी तरीके की कन्फ्रंटेशन दोनों के मतलब मेंबर स्टेट्स के बीच में नहीं थी। What is meant by the Maastricht Treaty? The Treaty of Maastricht was signed on 7th February 1992. 1 year यहाँ पे 1 year भी पूछा जा सकता है, 1 mark का question है। Establishing the European Union and laid the foundation for common foreign and security policy, cooperation and justice, home affairs and the creation of a single currency. यूरोपियन यूनियन का जो फॉर्मली आप कह सकते हो एस्टेब्लिश किया गया दैट वाज एस्टेब्लिश अंडर दिस ट्रीटी और जिसके अकॉर्डिंगली यूरोपियन कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्रीज थी उन्होंने कॉमन फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी को फॉलो करने का डिसीजन लिया। What is the meaning of Panchsheel? So this is related to India and China. The 5 principles of peaceful coexistence are known as Panchsheel, which form the bedrock of Indo-China relationship. 1955 में 54 में एक एग्रीमेंट ये साइन किया गया था और दोनों के बीच में एक तरीके से रिलेशनशिप को बेस यहाँ पे माना गया था and their first formal codification in treaty form took place in 1954 when an agreement between India and China was signed. Panchsheel Acts acted as guiding principle for Indo-China relation. What does neutrality refer to? So neutrality is in principle a condition of not taking sides between 2 warring parties. तो अगर 2 कंट्रीज के बीच में या पार्टीज के बीच में वॉर चल रही है तो किसी की साइड न लेना ही न्यूट्रलिटी कहलाता है।
व्हाट इज पंचशील, ये मैंने दोबारा से यहाँ पे डाल दिया, कोई बात नहीं। सो पंचशील रेफर्स टू दी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 1954। What is meant by International Atomic Energy Agency? So IAEA, ये full form में भी पूछा जा सकता है आपसे, and it was an agency at international organization कह सकते हो आप इसको, that seeks to promote the peaceful use of nuclear energy and to prevent its use for military purposes. So nuclear energy को peaceful purpose के लिए use करना और military purpose के लिए न use करना ही main objective है IAEA का, जो है International Atomic Energy Agency. What is World Health Organization? World Health Organization is a specialized agency of the United Nations. The objective of WHO, इसको WHO के में full form भी पूछी जा सकती है आपसे, और इसका जो main objective है that is to promote the highest possible level of health in all people. What is globalization? Globalization means the flows of ideas, capital, commodities and people across different parts of the world. Globalization actually ये सारे flows involve करता है, जिसमें लोगों की मूवमेंट होती है, आइडियाज की मूवमेंट आप कह सकते हो, कैपिटल मूवमेंट, कमोडिटीज की मूवमेंट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ वर्ल्ड टू अनदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड. इट इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट. इसकी 3 डायमेंशंस है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल. सो दीज मस्ट बी एडिक्वेटली डिस्टिंग्विश्ड, जिनके बारे में तुम्हें अलग अलग पता होना चाहिए. व्हाट इज कल्चरल होमोजेनाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन के चैप्टर से रिलेटेड है ये भी. So globalization which led to rise of a uniform culture is known as cultural homogenization. So homogenization का यहाँ पे मतलब है sameness या uniform culture. Define cultural heterogenization. ये cultural homogenization का opposite है. When globalization leads to each culture becoming more different and distinctive. हर culture बिल्कुल different हो जाता है और खास अपने लिए distinctive एक image बनाता है, तो उसको कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन कहते हैं. तो होमोजेनाइजेशन मींस सेमनेस और यूनिफॉर्मिटी, और ये हो गया डिफरेंस एंड डिस्टिंक्टिव. व्हाट इज मेंट बाय सोशल सेफ्टी नेट्स? सोशल सेफ्टी नेट्स रेफर टू वेलफेयर मेजर्स इंप्लीमेंटेड बाय स्टेट्स टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हु इज एट द रिसीविंग एंड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. होता क्या है कि जब इस तरीके का सिस्टम फॉलो किया जाता है जिसमें सोशलिस्ट आइडियोलॉजी प्रमोट की जाती है और रिसोर्सेज जो होते हैं वो स्टेट ओन करती है, और उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके उससे जो भी इनकम जनरेट होती है उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, और इस तरीके से जो सोसाइटी में वीकर सेक्शंस होते हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड की जाती है सोशल सिक्योरिटी. इसको कहते हैं सोशल सेफ्टी नेट्स. So children, this is all about these important political terms from this book. So stay tuned for more videos. Thanks a lot for watching and do subscribe to my channel. Thank you.